पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार एक चॉपी ट्रेड के बाद कहीं जाके फ्लैट या फिर डे लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट रहा, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव और स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद हुआ। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली रही और लास्ट आवर में जो सेल ऑफ था उसके दम पर करीब 60-70 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ में प्रेशर था, फिर पुल बैक आया दोपहर में। पुल बैक में मेजरली आईटी और बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आईटी मेजर टीसीएस नया साल का ऊपरी स्तर हिट करके गया और एक्सिस बैंक में खरीदारी थी, साल के ऊपरी स्तरों पर वो भी पहुंचा। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक ने पार्टिसिपेट किया था, एसबीआई ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन लास्ट आवर में फिर सेल ऑफ देखने को मिला तमाम इंडिसेस में। तो कूल ऑफ हुआ, बेसिकली आईटी बैकफुट पे गया और बैंक्स बैकफुट पे, जिसका इम्पैक्ट था कि मार्केट डे लो पर रहा। प्रेशर हुआ आज एफएमसीजी से। इसमें एशियन पेंट जैसे स्टॉक आज थोड़ा बहुत चल रहे थे, लेकिन आईटीसी जैसे स्टॉक में प्रेशर था। तो आईटीसी मेजरली नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था आज एफएमसीजी साइड से। इसके अलावा एचयूएल, गोदरेज, ऐसे कुछ नाम और थे जहाँ पे बिकवाली थी एफएमसीजी पैक में। लेकिन पेंट स्पेस में खरीदारी थी, स्पेशली बर्जर जहाँ पे पहले वो बोनस एडजस्टमेंट हुआ 1:5 का, और उसके बाद फिर करीब 6-7% की तेजी नया साल का ऊपरी स्तर हिट होते हुए दिखाई पड़ा। और उसके अलावा एशियन पेंट करीब 100% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। तो पेंट स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। अदानी समूह के सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी, अदानी पोर्ट में या फिर अदानी ट्रांस में थोड़ा बहुत बाइंग आया था। अदानी पावर में एक समय पर बाइंग थी अच्छी 4-5% के आसपास की। लिकर में लोअर लेवल से रिकवरी थी। डाइवर्सिफाइड स्पेस में न्यूज फ्लोस थे, जैसे शुगर में खबरें थी। सीमेंट में आज फिर से एक रिपोर्ट आई थी सुबह, प्राइसेस हाइक की। ये तीसरी रिपोर्ट है जो कि मेंशन कर रही है कि प्राइस हाइक गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और प्राइस हाइक के ठीक खबरों के बीच में इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक, जहाँ पर एक न्यूज भी थी कि लैंड बेचा है इन्होंने, उसके बीच में यहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लिस्टिंग आज दो लिस्टिंग हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कहीं लिस्ट होते हुए दिखाई पड़े दोनों दोनों कंपनियां। इसके अलावा अपडेट्स में ग्लेनमार्क की खबर थी कल, जो मार्केट आर के बाद आई कि उन्होंने अपनी एक ग्लेनमार्क लाइफ में आम में स्टेक बेचा है। 8% के आसपास स्टेक रख के बाकी स्टेक बेचा है उन्होंने। तो एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा निरमा की वजह से, निरमा की तरफ से। लेकिन वो प्राइसेस नीचे की तरफ था तो उसका भी एक डिस्काउंट, या पहले से डिस्काउंट कर रखा था मार्केट ने, तो उसका एक रिएक्शन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक में प्रेशर रहा। एफ एंड ओ के टॉप लूजर्स में इनफैक्ट शुमार रहा। एफ एंड ओ के टॉप गिनर में पीएसयू बैंक से बीओबी, केनरा, यहाँ पे खरीदारी थी, एसबीआई में खरीदारी थी। तो पीएसयू बैंक का दिन था यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक था। वो जो एक खबर आई इंडिया के बॉन्ड को शामिल करने को लेकर इमर्जिंग मार्केट्स में, तो एक बड़े फ्लोज की उम्मीद मार्केट लगा रहा था। बड़े फ्लोज में आप जब बड़ा फ्लो आएगा तो डिस्बर्समेंट बढ़ेगा, डिस्बर्समेंट बढ़ेगा तो बैंकों की जो सिचुएशन है वो थोड़ी और बेटर होगी, वो जी सेक्स में ही पैसा लगेगा। सो इसीलिए बैंक्स की लिक्विडिटी थोड़ी इंप्रूव होने की बातचीत मार्केट में, तो वो रिएक्ट कर गया। इसीलिए इम्पैक्ट इसका आपको पीएनबी गिल्ट में भी दिखाई पड़ेगा। 20% की तेजी थी क्योंकि बड़ी डिमांड आने की बातचीत, और बड़ी डिमांड में मेजर प्लेयर आपको गिल्ट में एक ही है जो कि पीएनबी गिल्ट है, तो इसलिए वहां पर रिएक्शन देखने को मिला। अच्छी तेजी थी वहां, इसी अपडेट के चलते। सो ये एक न्यूज फ्लो है। हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन आज बाजार ने रिएक्ट आज ही कर दिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इसके अलावा फार्मा के लिए आज प्रेशर था। तमाम फार्मा के शेयर, चाहे ग्लेनमार्क हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, बीट अल्केम हो, बायोकॉन हो, सिंजीन हो, सब में प्रेशर देखने को मिला था। एक तरफा जहां आईटी सपोर्ट ले रहा था इन्फोसिस टीसीएस के थ्रू, दूसरी तरफ वहां फार्मा प्रेशर दे रहा था मार्केट्स को। और उसके अलावा बैंक्स में पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे और सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी। मिसाल तौर पर आईसीआईसीआई एचडीएफसी आज बैकफुट पर थे। एक्सिस कोटक कोटक में प्रेशर था, एक्सिस में खरीदारी थी। और एसबीआई आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था बैंक्स में से। और बाकी बीओबी, पीएनबी थोड़ा बहुत वहां से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ मूवमेंट था। और उसमें इस पूरे हफ्ते के लिए बुरा जो सत्र था वो था एचडीएफसी बैंक के लिए। करीब करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो गई मैं 4 सत्रों में ही। जब से वो एनलिस्ट मीट हुई उसके बाद से यहाँ पे रिएक्शन है। तो आज 1530 के आसपास तक लोज भी दिखा दिए। लेकिन ब्लॉक्स लगातार चल ही रहे एचडीएफसी बैंक में, आज भी बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कल भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी और आज भी थोड़ी बहुत डिलीवरी छूटी है। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसी सिचुएशन बनती है। लेकिन वहां पर आज ब्लॉक का एक इम्पैक्ट भी लास्ट आवर में आता हुआ दिखाई पड़ा, डेलो के आसपास वो बंद भी हुआ। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल है लक्स इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म। हरी सर, वो एक न्यूज आज ही चल रही थी, टीवी 18 पर भी थी और अदरवाइज भी अलग अलग सोर्सेज में चल रही थी कि वहां पर आज रेड पड़ी है लक्स इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता में भी और बाकी जगहों पे भी। और इस कंपनी में ही प्रमोटर्स को पहले भी सेबी बार कर चुका है। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी इशू रहे, और सेबी वैसे भी इनको बार कर चुका है कैपिटल मार्केट से। तो एक बार आप जरा इनकी बाकी ट्रैक रिकॉर्ड्स को पहले ट्रैक कर लीजिए, उसके बाद
पैसा डालने की सोचिएगा। सो फार तो कोई खास कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजें हैं नहीं यहाँ पर, बट स्टिल पहले एक बार आप वो आर्टिकल्स चेक कर लीजिए, रेफरेंस पॉइंट्स चेक कर लीजिए, प्रमोटर की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, फिर पैसे डालिए, वो ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली नंबर्स के। तो अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। बेटर इसमें हमेशा से पेज इंडस्ट्री है, डोमिनेंट प्लेयर है। और बाकी मेजर तो अनऑर्गेनाइज मार्केट ही है, लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है वो पेज इंडस्ट्री है। सो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लीजिएगा। ओके, आई हैव टेक 10 शेयर ऑफ टेक महिंद्रा एट 983, कैन आई ऐड? पटेल सर, एवरेज खराब होगा लेकिन हाँ ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कंपनीज तो अच्छी है, कंपनी में तो प्रॉब्लम नहीं है। भाव थोड़ा आपके भाव से ऊपर आ गया है, लेकिन अभी भी आईटी में सबसे सस्ता निफ्टी का स्टॉक अगर कोई है तो टेक महिंद्रा और विप्रो दो ही है। सो जाना चाहते हो तो जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अभी रिसेंटली ब्रोकरेज हाउस की व्यू भी आया था, उसमें भी उन्होंने टॉपिक में इसको एल&टी इन्फोटेक एंट्री को शामिल किया था। सो गुड टू गो है। जितना नीचे ले पाए उतना अच्छा है आपके एवरेज के लिए, बट अदरवाइज आप लेना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एसआईपी बेस्ड हो गया तो। इजी ट्रिप एंड दीपक फर्टिलाइजर क्या करें? इजी ट्रिप में तो फोगट साथ तेजी मिले निकल जाए, ज्यादा बेटर है। एक तथ्य है मार्केट में कि यात्रा के नंबर्स आए हैं, यात्रा की लिस्टिंग होगी, उसका आईपीओ खुला हुआ है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसके बावजूद उसको इतना अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। तो जो कुछ हाउस व्यूज हैं वो ये भी कनेक्ट कर रहे हैं कि यात्रा को इस तरह के वैल्यूएशन मिल सकता है, तो इजी ट्रिप तो और बेटर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। लेकिन इजी ट्रिप के केस में वो ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा के दो बोनस भी दे चुका है, तो इक्विटी डाइल्यूशन भी बहुत बड़ा हुआ है इनका विद टाइम। पहले ही वो बड़ी 1 रुपए की फेस वैल्यू पे शायद आईपीओ लेके आए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने दो बोनस भी दिए हैं, तो इक्विटी का साइज विद टाइम काफी बढ़ गया है। सो ये एक पार्ट है जिसको आप ध्यान रखोगे, और चला भी बहुत है अपने बोनस के साथ साथ, अदरवाइज बहुत अच्छा मोमेंटम रहा है। सो इसलिए भी आप अपर एंड पे हो तो तेजी मिले तो वही कॉल लेना इसके अंदर। सेकंड पार्ट इज दीपक फर्टिलाइजर। 2 क्वार्टर पहले तो नंबर अच्छे थे, कंपनी भी ठीक है इनफैक्ट, बट एक लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक थे। अभी के हिसाब से दीपक नाइट्राइट फर्टिलाइजर दोनों ही ठीक कंपनियां हैं, आपको नीचे मिल जाए तो और बेटर है, बट क्वांटम शुड बी लेस। इनफैक्ट ये वो भी केमिकल स्पेस में अगर कोई बेट कर भी रहा है तो केमिकल में डाउन साइड इज लिमिटेड, क्योंकि चले हैं थोड़ा सा। ऑब्वियसली वो 100 रुपए की चीज टूट के 40 चल के 60 रुपए पहुंच गई, तो इस तरह की सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा अपसाइड, मतलब अभी भी अपसाइड है, लेकिन डाउन साइड भी थोड़ा लिमिटेड खुल चुका है कि ऑलरेडी लोअर लेवल से चल भी चुके हैं शेयर। सो इसमें अच्छे नामों में आप दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर, एसआरएफ, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ऑब्वियसली, सुदर्शन, अगर आप वो एडहेसिव बेस्ड कंपनीज में जाना चाह रहे हैं, अमाइंस में बालाजी। हालांकि नंबर को लेके कुछ इशू है अभी, बालाजी के नंबर्स में शायद इशू है, या फिर इंडो अमाइन, नहीं अमाइंस में छोड़ दिए कि बालाजी में शायद इशू आ रहा है कुछ नंबर्स को लेके अभी। इसके अलावा इनग्रेविया इवन 379 स्टॉप एंड लॉन्ग, इस तरह के कुछ स्टॉप। इवन लक्ष्मी केमिकल के नंबर भी लास्ट क्वार्टर के ठीक थे, स्टेबल हुए थोड़े से, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। हालांकि इनपुट कॉस्ट चली है फिर से दोबारा, क्रूड डेरिवेटिव चलना है इनकी कॉस्ट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर के नंबर तो ठीक रहना चाहिए। आगे देखते हैं कैसे इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहता है। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में आपको सबसे प्रॉमिसिंग कौन सी कंपनी लग रही है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से? संदीप सर, कोई भी कंपनी जो आईपीओ में अगर पैसा लेकर भी आ रही है, कोई भी हो, बीट ये ईएमएस की लिस्टिंग हुई, वो हॉस्पिटल कंपनी की लिस्टिंग हुई, जुपिटर की लिस्टिंग हुई, ये होटल्स कंपनी की लिस्टिंग हुई, नाम भूल जाता हूँ इतने सारे होते हैं, और बाकी वो पेमेंट बैंक का लिस्टिंग हुई, सब में एक ही चीज कॉमन है कि अ, एक की फेस वैल्यू, दो की फेस वैल्यू पे स्टॉक लाते हैं। एक दो की फेस वैल्यू मतलब ऐसे टीसीएस भी दो की फेस वैल्यू पे आया था, लेकिन अगर एक दो की फेस वैल्यू पे आता तो पहली चीज तो टेबल पे कुछ रहता ही नहीं। 10 की फेस वैल्यू पे वो रखते नहीं। टू वैल्यू वाला पार्ट महंगा है, ये इंडिकेट कर देता है, क्योंकि आमतौर पे जब टीसीएस जब लाए थे तब भी वो लार्जेस्ट मार्केट कैप कमांड करती थी उस टाइम पर, लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर भी थी आईटी में। बट ये वो वैल्यू कमांड नहीं करते, लेकिन वैल्यूएशन कमांड करते हैं। सो पहला पार्ट तो वो खराब। दूसरा पार्ट, जैसे अब हॉस्पिटल जो होटल कंपनी है उसका भी आईपीओ आया था, 3700 करोड़ रुपए का डेट है, 2700 करोड़ की मार्केट कैप है। डेट रीपे होने के बाद भी करीब 2600 करोड़ या 2500 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी, और लगातार इबिटा लॉस भी है पिछले 4 क्वार्टर से, 4 साल से। और नेट नहीं, जब इबिटा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लॉस है। सो सिचुएशन फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, प्लस डेट हाई है, और उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप कमांड कर रहे हैं। सो अभी ये सब पिक्चर क्लियर होने में
कि कितना डेट आप चुकाओगे, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट का सेविंग होगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करेगा, क्या रेवेन्यू मॉडल है, ये सबको समझने में 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर तक लग जाते हैं। और फिर प्लस वो इक्विटी सप्लाई शुरू हो जाती है कि जिन्होंने प्री आईपीओ में लिया हुआ है उनके लिए 1 महीने का टाइम, फिर जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर उनके लिए 6 महीने का टाइम, 1 साल बाद सबके लॉग इन लॉग आउट करने का टाइम। तो ये सब तरह के जो सप्लाईज है वो शुरू हो जाती है। तो इन चीजों को आधार मान के 1 साल तक तो ये ओवरहैंग रहता ही है। और एक ही साल के लिए लोग लेते हैं वो अपने लिस्टिंग गेन के लिए। तो आपको कुछ भी लेना तो बाद में मिल ही जाएगा नीचे लेने के लिए। अगर आप पूछोगे प्रोमिनेंट, तो एक बार को मेदांता लगता है प्रोमिनेंट, क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव है, हॉस्पिटल अच्छा है, चेन अच्छा है, वैल्यूएशन पार्ट वहाँ भी महंगा है। थोड़ा वो नीचे मिलता रहा तो बढ़िया डील है, और 2-3 क्वार्टर के नंबर में आ ही जाएगा क्लियर होके। और सूला के नंबर अच्छे थे लास्ट 2 क्वार्टर के, बट अगेन सूला का मार्केट शेयर 6%, जो मतलब पूरा वाइन का मार्केट शेयर इज 6%, उसमें सूला का मार्केट शेयर इज 50%। सो एक बड़ा डोमिनेट प्लेयर है एक छोटे सेगमेंट के अंदर, बट वैल्यूएशन वहाँ भी महंगा है, बट वो होटल में भी जा रहे हैं। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, उन इफ्स एंड बट्स के हिसाब से आप कॉल लो केस टू केस बेसिस पर। और उसमें भी आपको ये देखना होगा कि समय बिता लें। जैसे ग्लेनमार्क लाइफ था, इसने पहला साल खराब निकाला नंबर्स के ऊपर, फिर दूसरे साल में इसकी यील्ड बेटर हो गई, 21 रुपए की डिविडेंड आते ही 7% की यील्ड हो गई, अब निरमा आ गया इसके बोर्ड में। सो यहाँ चीज एकदम से बदली। सो अदरवाइज आपको ना बहुत पिक एंड चूज करने की जरूरत है, वन, और बहुत कुछ डिपेंड करता है हर केस के ऊपर। लेकिन जितनी रीसेंट लिस्टेड कंपनियां होंगी, जितनी क्लोज लिस्टेड कंपनियां होंगी, इनको उतना ही दूर आपको रख के देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन तभी क्लियर होनी शुरू होगी। अब जैसे EMIL ने प्रमोटर ने माल बेचा है, ये प्रमोटर ने माल बेचा इसलिए कि उसको माल बेचना ही था, सेबी का मैंडेट था। तो सेबी के मैंडेट में माल बिका, मोतीलाल ओसवाल ने लिया। तो ये आज नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ओवरहैंग खत्म हो गया जो 75% के ऊपर की होल्डिंग का था। अगले क्वार्टर के नंबर में वो आ जाएगा। बहुत सारी चीजें बहुत सारी कंपनियों में डिपेंड करती हैं, और उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी है। चलिए अब रेडिको इज गुड टू गो, मयंक सर, अगर आप जाना चाह रहे हो। एंड इवन आरती इज गुड टू होल्ड, एंड SBI कार्ड भी, सनोफी भी, अतुल भी। सर ये सारे के सारे नाम पटेल साहब सही हैं। आरती ठीक है, इवन आप नीचे और ऐड कर सकते हो। SBI कार्ड ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। सनोफी इज गुड बाय, नीचे तो अच्छी डिविडेंड डील भी थी। एंड अतुल इज अगेन गुड कंपनी, लेकिन केमिकल में आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा, आरती भी और अतुल भी है। इसका आइडिया ले लेना अपने हिसाब से कि आपने कितना एक्सपोजर ले रखा है केमिकल में, ज्यादा ओवर एक्सपोज मत हो जाना, एटलीस्ट एक सेक्टर को लेकर। चलिए अब इसके अलावा कुछ सवाल जो फेसबुक पर आ रहे हैं वो भी ले लेता हूँ। फेसबुक का सवाल, ओके। पहला सवाल है सर, पोलीप्लेक्स 2240 100 शेयर और लिए या वेट करें HCL स्प्लिट के बाद, या पहले ही लॉन्ग टर्म बोथ। आदित्य सर देखो, पॉलीप्लेक्स पे तो आज राजेश जी से मेरी बात हो रही थी, दोपहर के शो में एक सवाल भी आया था, तो उन्होंने एक बात मेंशन करी है, 1100 रुपये, 1150 रुपये के आसपास का इसका दाम था शायद। तो 1110 रुपये इसकी बुक वैल्यू बैठती है। ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी थी पिछले साल तक, क्योंकि आप कोई भी डिविडेंड कंपनी का आगे देगी या नहीं एसरटेन नहीं कर सकते टिल द टाइम वो डिविडेंड दे ना दे। तो इसकी ईल्ड अच्छी दिखेगी आपको, क्योंकि पिछले साल तक इसने अच्छा डिविडेंड दिया है। 22 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, गुड डिविडेंड ईल्ड है, बुक वैल्यू के करीब है, एंड लार्जेस्ट पैकेजिंग कंपनी है इंडिया की भी, और बाहर मतलब ग्लोबली इसका एक अच्छा पैट भी है। अच्छी कंपनी है, और बहुत कुछ वर्स डिस्काउंट करके बैठी है। तो 2 क्वार्टर का नंबर खराब थे इसलिए टूटा। यहाँ पर तो राजेश सर ने बोला कि आप इवन ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं आराम से। बहुत ज्यादा डाउन साइड शायद होगा नहीं इसमें। अब बुक वैल्यू का आधार मान लीजिए, बुक वैल्यू 1102 है, तो आपको 1050 स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम। रही बात बने रहने की, तो आप वहां पे बने भी रह सकते हो। इसके अलावा सोना कॉस्टा नंबर इज नाइस बट प्रमोटर इज सेलिंग देयर स्टेक, दिस इज अ कंसर्न सिंह साहब। अगर प्रमोटर माल बेचता है, जिन भी कंपनियों में प्रमोटर माल बेच रहा है भाई, वो नुकसान है, वो गलत है ही। बट एक ही चीज का ध्यान रखिए कि वो कहीं सेबी नॉर्म को मीट करने के लिए ना बेच रहा हो। मिसाल के तौर पे जो EMIL का एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसमें यही था कि 77.5% प्रमोटर की होल्डिंग थी। तो वो प्रमोटर को ऑफलोड करनी है, क्योंकि सेबी का नॉर्म मीट करना है 75% होल्डिंग लाने का 3 साल के अंदर IPO में। तो वो उन्होंने मीट कर लिया इस पर। अगर वो नॉर्म नहीं मीट हो रहा है, या वो नॉर्म के लिए मीट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर प्रमोटर रिसेंट तेजी के बाद माल बेच रहे हैं, तो बात अलग है। सोना कॉमस्टार में पहले ही माल एक बार बिक चुका है, क्योंकि सेम कंपनी की, सेम प्रमोटर की कंपनी थी GTE KT। वो पहले सोना कोयो के नाम से थी। तो सोना कोयो का स्टेक उन्होंने GTE KT को पहले बेचा राइट साइज करके बिजनेस को। तब वो शॉकर्स में कंपनी काम काज करती थी। सोना कॉमस्टार बनी, सोना स्टीयरिंग बनी, फिर उसके बाद स्टीयरिंग एंड शॉकर्स, और उसके बाद उसको GTE KT को बेच दिया। वो अभी भी लिस्टेड है GTE KT के नाम से। और दूसरी कंपनी अभी
बन गई, ये नई कंपनी आ गई, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रमोटर बेच रहे हैं। सो लेट्स सी सिचुएशन क्या बनती है। हालांकि ईवी में एक बड़ा नाम है कंपनी का और अच्छा बिजनेस भी है, और ये अगर टेस्ला एक्सपैंड करती है तो शायद एक बड़ा प्रोबेबल कैंडिडेट भी हो सकता है उनके साथ टाइप करने को लेकर या सप्लाई करने को लेकर। तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ये एक ओवरहैंग हाँ बना हुआ है। अगर स्टेबल हो जाए ये चीज़ें तो आप जरूर एंटर कर सकते हो। ओके, आई बी रियल स्टेट तेजी मिले सर निकल जाए ज्यादा बेटर है। पाटिल साहब जब भी कभी तेजी मिले आप निकल जाना स्टॉक में से। या सुबह राजेश जी से भी ये सवाल पे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने तीन सवाल थे, बॉम्बे डाइंग ये और दिलीप बिल्डकॉन। तो उन्होंने इंडिया बुल्स के लिए तो यही राय रखी थी कि कभी भी इंडिया बुल्स में तेजी मिले आप निकल जाओ। होल्ड कर सकते हो आप बॉम्बे डाइंग को, क्योंकि जो डील की है 5200 करोड़ रुपए में, उस पर कैश आएगा कंपनी के पास, तो कैश का रीपेमेंट डेट के लिए यूज करेंगे, और रीपेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मार्जिन सिचुएशन बेटर होगी एनआईएम साइड पे या एनपीएम साइड पे एटलीस्ट। दूसरी तरफ आप दिलीप बिल्डकॉन, क्योंकि हायर लेवल से बहुत टूटा है, 720 से टूट के आया नीचे, तो इसलिए एक बार को होल्ड कर सकते हो। बट अदरवाइज होल्ड करने लायक सिचुएशन है नहीं उसमें, तो कोई भी अगर आपके पास पड़ा तो आप होल्ड कर लो, लेकिन अदरवाइज नई एंट्री मत करना। तो ये तीन राय उन्होंने दी थी, वही एज इट इज आपको कन्वे कर दी। ओके, फ्रेश एंट्री इन अपार एंड सीजी पावर। रवि सर देखो, दोनों एग्जॉर्बिडेंटली चले हुए स्टॉक है। अपार इंडस्ट्रीज में कोई भी पॉज नहीं आया, जब भी आता है वो 7-8%, 10% का कट, वो हमेशा खरीदा जाता है। इक्विटी फ्लोट है नहीं मार्केट में, तो चांसेस आते ले लो। अभी भी इतनी तेजी के बाद भी वो 27-28 के मल्टीपल पे पहुंचा है। तो कभी भी कोई बड़ा कट आपके लिए किस तरीका है कि आप यहाँ से 5 शेयर 10 शेयर लेकर रख लो यहीं पर ही, और वेट करो। कोई बड़ा कट आपके दाम के नीचे आपको ले आए, फिर आप थोड़ा सा ऐड करो, फिर आप वेट करो, फिर कोई कट आ जाए, फिर आप थोड़ा ऐड करो। इस तरीके से ही आप ऐड कर सकते हो, उसमें और कोई तरीका नहीं, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा एक तरफा। लाइक वो सीजी पावर, वहां पर भी हर सेल ऑफ के बाद वो बाय होता है। तो कहीं भी पहला लॉट यहीं ले लो, फिर थोड़े लॉट दूसरे लॉट के लिए वेट करो, तीसरे लॉट के लिए और वेट करो। सो टाइम देते रहो, एंड विद टाइम आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहो। लेकिन पहला लॉट इधर ही लेना पड़ेगी। दोनों शेयर एग्जॉर्बिडेंटली चले हुए हैं, दोनों के दोनों बहुत महंगे। आप अपार तो चलो फिर भी 27 के मल्टीपल पे, सीजी बार तो मल्टीपल टाइम्स ऊपर है। और क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है, तो पहले कुछ सालों तक तो इसमें मल्टीपल रियली क्लियर ही नहीं होता। बाद में मल्टीपल क्लियर होगा, जब तक तब तो बाजार से ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होगा। सो ग्रुप अच्छे हैं, दोनों के दोनों कंपनियां अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट महंगे मतलब भागे हुए हैं। तो थोड़ा यहाँ थोड़ा नीचे और नीचे पेशेंस रखिए, नीचे मिलते जाए ऐड करते हैं। किसी नंबर में खराब मिल जाए, किसी एक क्वार्टर के नंबर परफॉर्मेंस खराब आ जाए, किसी दिन कोई कॉन कॉल खराब हो जाए, कोई न्यूज फ्लोज खराब हो जाए, अकॉर्डिंगली आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत। ओके, बेस्ट एग्रो 1 ईयर माइनस रिटर्न। हाँ सर, इसमें थोड़ा न्यूज फ्लोज भी उल्टा सीधा ही आता है, लेकिन ठीक है। मतलब आप अभी अगर हो तो बने रहो, क्योंकि टूटा बहुत है। पहले चला ही बहुत था, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न नहीं दिया एक साल में, तो चला बहुत उसके बाद टूटा है। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा घूमने वाला स्टॉक है, तो उस हिसाब से कॉशियस स्टांस रखना है अपना। पीएनबी के लिए स्टॉप लॉस क्या बताऊं मलिक साहब? 46 रुपए पे खरीदा हुआ स्टॉक है, 80 रुपए चल चुका है, डबल आ गया आपकी कॉस्ट से। सो बहुत टाइम तक शायद 62 रुपए के आसपास, नहीं 58-62 की रेंज में अटकता था। तो वहीं कहीं एक स्टॉप लॉस रखना, ताकि आपका रीजनेबल प्रॉफिट बन जाए, तो 50% ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी 100% ऊपर हो। तो 46 रुपए की चीज 62-68 रुपए के आसपास कहीं आपका एक स्टॉप बैठेगा, जो 50% गेन होगा। वो 50% गेन आपका एक स्टॉप होगा, और उसके साथ आप होल्ड करो। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसे आप ट्रेल करते जाओगे, क्योंकि इसमें पिछली बार के ट्रैप बहुत है। ऐसा नहीं है कि पीएनबी ने कभी पुराने दिन देखे नहीं, ये 100+ के दिन भी देखे बैठा है, और बहुत लोगों को वहां फंसा के बैठा है। सो 110, 120, 130 इन जोन्स को भी ये देख चुका है। तो अगर ये नीचे आया भी है तो बहुत ज्यादा नीचे था, जिसके बाद ये पुल बैक है। तो ये बेसिकली लोअर लेवल से रिकवरी है इंस्टेड ऑफ नया हाई, क्योंकि बहुत समय बाद चला है, इसलिए हाई बनना इजिली पॉसिबल हो जाता है साल का ऊपरी स्तर। लेकिन ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। सो क्योंकि पीएनबी या बैंक्स में हमेशा वैल्यू रहती है, तो वैल्यू कहाँ तक एक्सपैंड करेगी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन बेटर ये कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप थोड़ा 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 उसको ट्रेल करते रहो, और 50% गेन तो एटलीस्ट मिनिमम अपने पास रख ही लो। बाकी आप धीरे धीरे ट्रेल करते रहो, जहां तक आप ले आ पाए वहां तक आपका। और नई एंट्री के लिए थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना, इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप। प्राइवेट बैंक ज्यादा सस्ते हो रहे हैं कंपेरेटिवली पीएसयू बैंक से, पीएसयू बैंक बहुत चल गए,
हाल फिलहाल में। तो बेटर आप उस पे जाओ जो कि सस्ता है, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स में भी सिलेक्टिव बैंक, जैसे कोटक 1600-1700 में बहुत बुरी डील नहीं होगा, या इवन आईसीआईसीआई चलो चल गया, इवन एचडीएफसी बैंक 1529 1530 पे खराब बैंक नहीं है, आप उस पर भी एंटर कर सकते हो। एसबीआई रहा, अगर लार्ज कैप में आप जाना चाह रहे हो पीएसयू में, तो ये एक नाम हो सकता है, 630 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लोगे इन सभी में। अच्छा जी, एक्साइड और अमर राजा दोनों पे सवाल है। जैद साहब, एक्साइड के केस में तो मल्टीपल ट्रिगर, तो उसके लिए कुछ खास बचे नहीं है अभी। आज किसी ने पूछा भी था एक्साइड के ऊपर सवाल, लेकिन स्टिल मतलब ऑटो, यूजुअली ऑटो जो होता है वो सितंबर महीने इज द बेस्ट मंथ फॉर देम, ये हमेशा बोला जाता है। तो इसीलिए ऑटो रिएक्ट भी करा सितंबर फर्स्ट वीक में, और हमने नया ऑल टाइम हाई भी काट के गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है फेस्टिव साइड की, और वो डिमांड आनी शुरू हो जाती है सितंबर एंड से, अक्टूबर सितंबर एंड में। तो पिकअप अगर आता है ऑटो में, तो ऑब्वियसली तो ऑटो डिमांड के साथ ऑटो इंस्टॉल डिमांड भी बढ़ेगी। और एक्साइड की केस में एक अच्छी चीज़ क्या है कि अपनी रेलवेज में भी है, ऑटो में भी है, डिफेंस में भी है, टेलीकॉम में भी है, तो ये मेजर सारे सेक्टर को कवर करती है, तो आप बने तो रह सकते हो। इवन अमर राजा में भी आप बने रह सकते हो, तो दोनों ऑटो इंस्टलरी कंपनियां अच्छी कंपनी है। और अमर राजा ग्रुप तो वैसे भी थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड जरूर है, लेकिन अच्छी कंपनी है, आप दोनों में बने रहो। और बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है अमर राजा ग्रुप जो। तो लार्जेस्ट प्लेयर इज अगेन एक्साइड, सेकंड लार्जेस्ट इज अमर राजा, बैटरी में अमर राजा इज द बेस्ट, और दे आर वर्किंग ऑन ईवीज एज वेल। तो एक किसी ने बीच में बस भी ये उड़ाई थी कि पैनासोनिक के साथ टाई अप हो सकता है टेस्ला का, इफ इन केस इंडिया में आते हैं तो। लेकिन जो पैनासोनिक लिस्टेड है वो बेसिकली सेल, बैटरी के सेल बनाती है, वो टॉर्च वाले। सो अगर कोई लार्ज प्लेयर बैटरी में बचता है इंडिया में, तो यही दो मेजर प्लेयर बचेंगे, अमर राजा और एक्साइड। तो कोई भी ईवी का काम काज इनके थ्रू ही होगा ऑब्वियसली। तो आप बने तो रहो, स्कोप तो है। लेट्स सी नंबर में कैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आता है। ओके, चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और आप सीएनबीसी आवाज के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे रोजाना सवाल पूछ सकते हैं।